अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, हम अपने वन शॉट सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट हम सबसे पहले बायोलॉजी के ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम फूड खाते हैं। फूड में प्रेजेंट होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स और स्मॉल क्वांटिटीज़ में वाइटामिन्स और मिनरल्स भी प्रेजेंट होता है। जब हम फूड खाते हैं ना, वो हम एनर्जी, ताकि हम एनर्जी हासिल करें इसलिए फूड खाते हैं। और फूड में प्रेजेंट होता है ऑर्गेनिक मटेरियल जो हमारी ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द टिश्यू के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और जो सेकंड कंपोनेंट है हमारे फूड का, वो वाटर है। वाटर हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेस और डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, ठीक। तो आप ना वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना, ठीक। जो हम फूड खाते हैं वो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स के फॉर्म में होता है, जो कि हमारी बॉडी डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकती। इसीलिए हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसको ब्रेक डाउन करता है इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, ठीक। जो हमारी डाइजेशन है ना, वो 2 स्टेप प्रोसेस है। एक है मैकेनिकल प्रोसेस और दूसरा है बायोकेमिकल प्रोसेस। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये एलिमेंट्री कनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड से फॉर्म होता है। ये है डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम। और जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, वो एलिमेंट्री कनाल से स्टार्ट होता है, ठीक है। देखो, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। और ये जो ये पार्ट है ना, जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, ये स्टोमक से लेके स्मॉल इंटेस्टाइन फिर लार्ज इंटेस्टाइन है ना, ये एलिमेंट्री कनाल है। जो एलिमेंट्री कनाल है ना, ये माउथ से स्टार्ट होता है। एंटीरियरली ये माउथ से स्टार्ट होता है और पोस्टीरियरली ये एनस पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। पहला पार्ट है वो बकल कैविटी या ओरल कैविटी है। ओरल कैविटी में टीथ और मस्कुलर टंग प्रेजेंट होता है। जो हमारे ह्यूमन टीथ है, ये 3 कंडीशंस को फॉलो करता है। एक है थीकोडोंट और डायफोडोंट और हेटेरोडोंट। थीकोडोंट मतलब कि जो हमारे टीथ है वो हमारे जो जॉ बोन है उसके सॉकेट में प्रेजेंट होते हैं। देखो, हमारे टीथ डायरेक्टली मुंह में तो प्रेजेंट नहीं होते ना, वो जो सॉकेट है ना जॉ बोन की, उसी में प्रेजेंट होते हैं। इस कंडीशन को थीकोडोंट कंडीशन कहते हैं। और देखो, जो ह्यूमन बींग है वो 2 सेट ऑफ टीथ्स उनमें प्रेजेंट होते हैं। एक तो जब हम चाइल्ड होते हैं उस टाइम जो हमारे टीथ प्रेजेंट होते हैं ना, उसको टेम्परेरी या डेसिडुअस टीथ कहते हैं या मिल्क टीथ कहते हैं। एक तो वो टीथ है, जब वो टीथ शेड होते हैं, शेड ऑफ हो जाते हैं, फिर जो सेकंड सेट ऑफ टीथ आते हैं जिनको परमानेंट टीथ कहते हैं। तो 2 बार हमारे में दांत आते हैं ना, तो इस कंडीशन को डायफायोडोंट कंडीशन कहते हैं। और जो तीसरा कंडीशन है वो हेटेरोडोंट कंडीशन। हेटेरोडोंट कंडीशन मतलब कि हमारे में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं। एक इंसिसर्स, कैनाइन्स, मोलर्स एंड प्रीमोलर्स। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ है, इसलिए हेटेरोडोंट। ये याद रखना, ये क्वेश्चन आ जाता है कि 3 कंडीशन कौन कौन से हैं। एक तो थीकोडोंट, डायफोडोंट और हेटेरोडोंट कंडीशन, ठीक है। जो हमारा ह्यूमन एडल्ट है ना, उसका डेंटल फॉर्मूला है 2123/2123। देखो, 4 टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट है ना, इंसिसर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। जो इंसिसाइन से एक जाके हाफ में 2 प्रेजेंट होते हैं, और कैनाइन्स 1, प्रीमोलर्स 2 और मोलर्स 3। और लोअर हाफ में भी ऐसे ही प्रेजेंट होता है। इसको डेंटल फार्मूला कहते हैं। ये भी आता है ये क्वेश्चन कि डेंटल फार्मूला क्या है एडल्ट का। एडल्ट का डेंटल फार्मूला है 2123/2123। और अगर हम चिल्ड्रन का देखेंगे तो उनका जो है ना टेम्परेरी डेसिडुअस प्रेजेंट होते हैं, उनका जो डेंटल फार्मूला है वो 2102/2102 है। तो उनमें प्रीमोलर्स एब्सेंट होते हैं। ये आता है कि टेम्परेरी टीथ में कौन से टीथ एब्सेंट होते हैं, वो प्रीमोलर्स। और जो मोलर्स हैं वो भी 2 ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक। अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है ना, तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो कि जोश हाय है सर। जो बकल कैविटी में सेकंड पार्ट प्रेजेंट होता है उसको टंग कहते हैं। आपको सबको पता है टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है और फ्रीली मूवेबल ऑर्गन है। टंग अटैच्ड होता है फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी से विद द हेल्प ऑफ फ्रेनलम। और टंग के जो अपर सरफेस है ना, उस पर प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं जिनको पेपिला कहते हैं। और पेपिला में प्रेजेंट होते हैं सम टेस्ट बड्स, ठीक। उसके बाद आता है एक पार्ट जिसको फेरनेक्स कहते हैं। फेरनेक्स शॉर्ट पार्ट होता है जो कि कॉमन पैसेज वे सर्व करता है फॉर एयर एंड फूड, ठीक है। तो जो विंड पाइप है ना, उसकी ओपनिंग को ग्लॉटिस कहते हैं, ग्लॉटिस कहते हैं। और ग्लॉटिस पे एक कार्टिलेजनस फ्लैप प्रेजेंट होता है जिसको एपिग्लॉटिस कहते हैं, जो कि प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड विंड पाइप में ड्यूरिंग स्वेलोविंग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है, उसका नाम क्या है, उसका नाम एपिग्लॉटिस होता है। और जो फूड पाइप है ना, वो पोस्टीरियरली रन करता है अलोंग आवर बॉडी, और फिर ये स्टोमक में ओपन होता है। जो ईजोफेगस है ना, जब ये स्टोमक में ओपन होता है तो वहाँ पे एक मस्कुलर स्पिंक्टर प्रेजेंट होता है जिसको गैस्ट्रो ईजोफेगल स्पिंक्टर कहते हैं। इस स्पिंक्टर का काम ये होता है कि ये बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। अब जब ईजोफेगस से फूड आके स्टोमक में ओपन होता है ना, तो स्टोमक के 4 पार्ट्स होते हैं, कार्डियक पार्ट, फंडिक पार्ट, बॉडी जो कि मेन रीजन होता है, और पाइलोरिक पार्ट जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है। ये पार्ट है, उसको कार्डियक पार्ट कहते हैं।
और यहाँ पे प्रेजेंट होता है गैस्ट्रोइसोफेगल स्फिंक्टर, जो ये डोम शेप्ड पार्ट है इसको फंडस कहते हैं, और जो यहाँ पे मेन बॉडी कहते हैं, और जो ये लास्ट वाला पार्ट है ना इसको पाइलोरिक पार्ट कहते हैं। पाइलोरिस का ये हिस्सा, इस पे स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जिसको पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है ना ये प्रेजेंट होता है बिटवीन द पाइलोरिस ऑफ स्टोमक एंड ड्यूडेनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टोमक का पाइलोरिक हिस्सा स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में ओपन होता है, और वहीं पे ये पाइलोरिक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। अब जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके भी 3 पार्ट्स हैं, ड्यूडेनम, जीजनम और इलियम। जो ड्यूडेनम है ना ये सी शेप्ड पार्ट है, जो ना स्टोमक से पहले जो सी शेप्ड पार्ट आता है ना ये स्टोमक है, ये सी शेप्ड पार्ट, इसी को ड्यूडेनम कहते हैं। याद रखना कि ड्यूडेनम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इंपॉर्टेंट तो सारा ही है, लेकिन जो मैक्सिमम डाइजेशन होती है ना वो इसी ड्यूडेनम ही होती है, ठीक है। जो थर्ड वाला पार्ट है ना इलियम, जो कॉइलोड होता है, यही इलियम पार्ट ही लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होता है। देखो जो इलियम पार्ट है ना स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होता है। वो लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम पार्ट है ना, सीकम पार्ट में ओपन होता है। फॉर एग्जांपल ये इलियम है और ये लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम में ओपन होता है, और यहाँ पे भी एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जिसको इलियोसीकल स्फिंक्टर कहते हैं, ठीक। अब लार्ज इंटेस्टाइन, इसके भी 3 पार्ट्स है, सीकम, कोलन और रेक्टम। जो सीकम है वो ब्लाइंड स्मॉल सैक है, जैसे कि ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है ना। तो ये जो पहला पार्ट है ना स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं सीकम, और सीकम में प्रेजेंट होते हैं क्या, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और सीकम में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है जिसको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं, है ना। अब जो कोलन है, कोलन जो है वो डिफरेंट टाइप्स में डिवाइडेड है। एक तो है असेंडिंग कोलन और ट्रांसवर्स कोलन और डिसेंडिंग कोलन और ये एस शेप्ड सिग्मॉइड कोलन। और जो एंड पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का उसको रेक्टम कहते हैं, और रेक्टम फिर एनस में ओपन होता है, ठीक। अब हम पढ़ेंगे वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कनाल। देखो फ्रॉम माउथ टू एनस जो हमारा एलिमेंट्री कनाल के वॉल्स है ना वो 4 लाइन्स ऑफ टिश्यूज से कवर रहते हैं। एक को कहते हैं सेरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा, ठीक है। जो आउटर मोस्ट लेयर है ना उसको सेरोसा कहते हैं। सेरोसा जो है वो मेसोथीलियम से बना होता है और उसमें प्रेजेंट होते हैं सम कनेक्टिव टिश्यूज भी। और उसके बाद जो लेयर आता है उसको मस्कुलरिस कहते हैं। जो मस्कुलरिस है वो 2 टाइप्स ऑफ मसल से लाइन है, एक तो इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल, और कहीं कहीं जगह पे ऑब्लिक मसल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और अब जो तीसरा लाइनिंग है उसको सब म्यूकोसा कहते हैं। सब म्यूकोसा लूज कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, और इसी लेयर में नर्व्स, ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जो लास्ट वाला लेयर है ना इनर मोस्ट लेयर, उसको म्यूकोसा कहते हैं। म्यूकोसा इनर मोस्ट लेयर है और यही लाइन करता है एलिमेंट्री कनाल के ल्यूमिन को, ठीक है। और जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं ना डाइजेस्टिव सिस्टम में वो म्यूकोसा लेयर में प्रेजेंट होते हैं, और कहीं कहीं जगह पे 1-2 जगह पे मैक्सिमम ऑफ द टाइम म्यूकोसा में प्रेजेंट होते हैं ग्लैंड्स, और 0.1-0.5% ऑफ द टाइम सब म्यूकोसा में प्रेजेंट होते हैं ग्लैंड। फॉर एग्जांपल एक जो आता है क्वेश्चन की सब म्यूकोसल ग्लैंड कौन है, एक सब म्यूकोसल ग्लैंड है जिसको ब्रूनर्स ग्लैंड को कहते हैं। ब्रूनर्स ग्लैंड ये ड्यूडेनम में प्रेजेंट होता है, ठीक। अब ये डायग्राम याद रखना क्योंकि इससे क्वेश्चन आ सकता है। इससे क्वेश्चन क्या आ सकता है कि जो ऑर्डर है ना इन 4 लेयर्स का, सेरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा का, ये ऑर्डर याद रखना है कि आउटर मोस्ट कौन है, इनर मोस्ट कौन है और फिर क्या क्या आता है, ये ऑर्डर याद रखना। अगर आपको समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो कि हाँ हमें समझ आ रहा है। देखो आपने सुना होगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई प्रेजेंट होते हैं। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई प्रेजेंट होते हैं ना वैसे ही लार्ज इंटेस्टाइन में भी इरेगुलर फोल्ड्स होते हैं जिनको रुगे कहते हैं, RUGAE, ठीक है। तो इन विलाई और रुगे का क्या काम होता है कि ये जो सरफेस एरिया होता है ना उनको इंक्रीज करता है फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इफेक्टिव मैक्सिमम डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए रुगे और विलाई प्रेजेंट होता है इनके सरफेस में, ठीक है। देखो ये विलाई है, ये एक विलाई है, ये दूसरा विलाई है, ये भी विलाई है। विलाई के जो दरमियान ये गैप है ना, इनको क्रिप्ट कहते हैं, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के जो विलाई है उनके क्रिप्ट में भी एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिनको क्रिप्ट ऑफ लीबर कोन कहते हैं। और देखो जो फैट्स है ना, फैट्स डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होते। जो बाकी न्यूट्रिएंट्स है ना वो उनको ब्लड डायरेक्टली एब्जॉर्ब करता है, लेकिन फैट्स को डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं करता है। फैट्स जब कन्वर्ट होते हैं ना इनटू माइक्रोमॉलिक्यूल, फिर विलाई में प्रेजेंट होता है एक लिम्फेटिक वेसल येलो कलर, उसको ये वाली उसको लैक्टियल कहते हैं, और फिर यही लैक्टियल उनको एब्जॉर्ब करता है। अब हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव ग्लैंड 3 टाइप्स के हैं जो हमारे सिलेबस में है। एक है स्लेवरी ग्लैंड्स, लिवर और पैनक्रियास, ठीक है।
जो सलेवरी ग्लैंड्स है ना ये पियर्ड है और इनका नंबर 3 है। एक पैरोटिड ग्लैंड और सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड और सब लिंगुअल ग्लैंड। जो पैरोटिड ग्लैंड है ये ची के पास प्रेजेंट होता है और सब मैक्सिलरी या मैंडिबुलर ग्लैंड लोअर जॉ में प्रेजेंट होता है और सब लिंगुअल ग्लैंड टंग के बिलो प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन है जो इम्पॉर्टेंट है, जो कभी कभी आता है कि हमारे में ये कॉन्सेप्शन है कि जो सलेवरी ग्लैंड्स है ये बकल कैविटी में प्रेजेंट है। ऐसा नहीं है, जो सलेवरी ग्लैंड्स है ना ये आउटसाइड द बकल कैविटी प्रेजेंट होता है और जो अपना ये सलेवरी जूस है ना ये बकल कैविटी में फिर ये पोर करते हैं, ठीक, थ्रू द वेरियस डक्ट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट ग्लैंड है लिवर। लिवर हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है जिसका वेट है 1.2 टू 1.5 ग्राम। देखो एक और मिसकंसेप्शन है कि एक और कन्फ्यूजन है लोगों में कि हम बोलते हैं कि लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी क्या है, तो लोग बोलते हैं लिवर। लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड है ना कि लार्जेस्ट ऑर्गन। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी हमारा स्किन है। ठीक है, लिवर डायफ्राम के नीचे प्रेजेंट होता है और लिवर के 2 लोब्स होते हैं। ठीक, और जो लिवर है ना, लिवर के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को हेपेटिक लोब्यूल्स कहते हैं। हेपेटिक लोब्यूल्स हेपेटिक सेल से बने होते हैं जो कि इन द फॉर्म ऑफ कार्ड्स अरेंज्ड होते हैं और इनमें फिर हेपेटिक डक्ट प्रेजेंट होते हैं जो कि बाइल को गाल ब्लैडर तक ले जाते हैं। और जो लिवर के हेपेटिक लोब्यूल्स हैं ना उनको थिन कनेक्टिव टिश्यू कवर करता है जिनको ग्लेसिनस कैप्सूल कहते हैं। देखो जो गॉल ब्लैडर से डक्ट आते हैं उसको सिस्टिक डक्ट कहते हैं और लिवर से जो डक्ट आता है उसको हेपाटिक डक्ट कहते हैं। और जब ये दोनों डक्ट आपस में मिलती है ना ये कॉमन डक्ट बनाते हैं जिसको कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं। ऐसे ही जो कॉमन बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट है ना, जो पैनक्रियाटिक डक्ट है वो पैनक्रियाज से ओरिजिनेट होता है। जब ये डक्ट आपस में मिलती है ना तो इनको कॉमन हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। और जो पैनक्रियाज और जो लिवर या गॉल ब्लैडर के जो सिक्रीशन है ना वो जब स्मॉल इंटेस्टाइन में पुअर होते हैं तो वो इसी हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट से पुअर होते हैं और डुओडेनम में इनको एक स्फिंक्टर गार्ड करता है जिसको स्फिंक्टर ऑफ ओडी कहते हैं। और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्फिंक्टर ऑफ ओडी किसको गार्ड करता है? हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट को डुओडेनम में जाने से गार्ड करता है, मतलब कि बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। अब पैनक्रियाज, ये तो सबको पता है कि पैनक्रियाज के 2 पार्ट है, एक्सोक्राइन पार्ट और एंडोक्राइन पार्ट। जो एक्सोक्राइन पार्ट है ना वो एंजाइमेटिक पैनक्रियाटिक जूस को कंटेन करते हैं और वो जो डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है। और एंडोक्राइन पार्ट हार्मोन्स के लिए और इंसुलिन और ग्लूकागॉन के लिए सिक्रीशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो अब हम पढ़ेंगे डाइजेशन ऑफ फूड। मैंने पहले ही बोला था कि डाइजेशन ऑफ फूड 2 प्रोसेस उसको फॉलो करता है, एक है मैकेनिकल प्रोसेस और एक है बायोकेमिकल प्रोसेस। जो मैकेनिकल प्रोसेस है ना उसमें जो भी हम फिजिकली करते हैं फूड के साथ उसको कहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जब हम फूड खाते हैं ना तो हम फूड को पहले चिव करते हैं, है ना, चबाते हैं खाने को, तो उसको वो भी मैकेनिकल में आएगा। और जब खाना पेट में चला जाता है, स्टमक में चला जाता है ना, तो स्टमक में उसमें चर्निंग मूवमेंट होती है ना, तो चर्निंग मूवमेंट जैसे गुड़ गुड़ होता है वैसे ही उसको मैकेनिकल, वो भी मैकेनिकल है। और फिर बायोकेमिकल क्या है कि जो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ होते हैं ना फूड पे उसको कहते हैं बायोकेमिकल। ठीक है, तो जो पहले हम फूड खाते हैं ना तो वो हम पहले उसको मास्टिकेट करते हैं जिसमें टीथ और टंग जिसमें हेल्पफुल रहते हैं और फिर हम स्वालो करते हैं। और स्वालो किसकी मदद से होता है? जो सलाइवा है ना वो फूड के साथ थोड़ा मिक्स होता है तो मदद करता है स्वेलिंग में। अब जो फूड हमारे मुंह में, हमने फूड खाया ना तो हमारे मुंह में उसको मिक्स किया है सलाइवा की वजह से, तो उस फूड को बोलस कहते हैं, मास्टिकेटेड फूड को बोलस कहते हैं। और यही फूड फिर स्वेल होकर अल्टीमेटली स्टमक में पहुंच जाता है। और जो फूड जो बोलस है ना वो स्मॉल इंटेस्टाइन में या स्टमक में पहुंच जाता है ना बाय मीन्स ऑफ मोमेंट, सक्सेसफुल वेव्स ऑफ मस्कुलर मोमेंट जिसको पेरिस्टाल्टिक मोमेंट कहते हैं। ठीक, देखो अब हम सलाइवा का कंपोजिशन पढ़ेंगे। सलाइवा में इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, सलिवरी अमाइलेज प्रेजेंट होता है, लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो लाइसोजाइम है ना वो एंटीबैक्टीरियल एजेंट एज एन एक्ट करता है। ठीक, और सलिवरी अमाइलेज है ना ये एक टाइप का एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। ठीक, और जो डाइजेशन है ना ये बकल कैविटी से ही स्टार्ट होता है, डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, जो स्टार्च होता है ना, तो जो हम बोलते हैं ना कि डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होता है, तो किस पार्ट का डाइजेशन होता है? स्टार्च का डाइजेशन होता है। स्टार्च पे ये सलिवरी अमाइलेज एक्ट करता है और माल्टोस और आइसोमाल्टोस में कन्वर्ट करता है। जो माल्टोस है वो एक डाइसेकेराइड है। और सलाइवा का pH 6.8 होता है और ऑलमोस्ट 30% ऑफ द स्टार्च डाइजेस्ट होता है। ठीक है, देखो अगर आपको समझ आ रहा है ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो कि हाँ हमें समझ आ रहा है। ठीक है, और जो नेक्स्ट ग्लैंड है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स है जो कि
स्टोमक में प्रेजेंट है और स्टोमक के म्यूकोसल लेयर में प्रेजेंट है, ठीक है। तो 3 टाइप्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, एक है म्यूकस नेक सेल्स, एक है पेप्टिक सेल्स जिनका दूसरा नाम है चीफ सेल्स, और पैराइटल सेल्स जिनका दूसरा नाम है ऑक्जेंटिक सेल्स। देखो जो म्यूकस नेक सेल्स है ना, वो सीक्रेट म्यूकस को करता है। म्यूकस क्या करते हैं कि वो स्टोमक के ल्यूमिन को एसिड के अटैक से बचाता है, ठीक है। और जो पेप्टिक या चीफ सेल्स है ना, वो पेप्सिनोजन को सीक्रेट करते हैं। पेप्सिनोजन एक प्रो एंजाइम है, यानी कि एक इनएक्टिव एंजाइम है। ये फिर HCl इसको कन्वर्ट करता है पेप्सिन में, और फिर ये प्रोटीन उसको डाइजेस्ट करता है। और पैराइटल सेल्स या ऑक्जेंटिक सेल्स HCl को सीक्रेट करता है और इंट्रिंसिक फैक्टर को सीक्रेट करता है, जो कि विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। जो फूड है, फूड स्टमक में 4 to 5 आवर्स के लिए रहता है, जिसको काइम कहते हैं। और चर्निंग मूवमेंट की वजह से फूड एसिड के साथ थोड़ा मिक्स हो जाता है। ऐसे ही फिर जब पेप्सिन एक्टिवेट होता है ना, तो ये प्रोटीन्स पे एक्ट करता है और प्रोटीन्स को अपने कॉन्स्टिट्यूएंट माइक्रोमोलिक्यूल्स यानी प्रोटीएसेस और पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और जो इन्फेंट्स है ना, इन्फेंट्स के डाइजेस्टिव सिस्टम में रेनिन प्रेजेंट होता है, जो एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है जो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। ये मिल्क प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। और जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है ना, वो स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज भी सेक्रेट करते हैं, जो कि फैट्स के डाइजेशन में मदद करता है, लेकिन स्मॉल अमाउंट्स में। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 टाइप्स ऑफ जूसेस प्रेजेंट होते हैं। एक है बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस, जो कि कॉमन हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट से स्मॉल इंटेस्टाइन में पोर होता है। और सेकंड जो स्मॉल इंटेस्टाइन के खुद के जूस हैं, जिनको सकस इंटेरिकस कहते हैं, ठीक है। जो पैनक्रियाटिक जूस है उसमें इनएक्टिव एंजाइम्स कंटेन करते हैं, जैसे कि ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, एमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लियस। जैसे कि नेम सजेस्ट करते हैं, ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट मैक्रोमोलेस पे एक्ट करते हैं और उनको डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। जो ट्रिप्सिनोजन है ना, वो एक इनएक्टिव एंजाइम है, जिसको इंटेस्टाइनल म्यूकोसा जो सीक्रेट करता है, एक एंजाइम जिसको एंटीरोकाइनेस कहते हैं, वो इस ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करता है इनटू ट्रिप्सिन, और ट्रिप्सिन फिर बाकी एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है और फिर प्रोटीन्स और अपने अदर कॉन्स्टिट्यूएंट जो माइक्रोमोलिक्यूल्स है उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। देखो जो बाइल जूस है, ये ड्यूडेनम में पोर होता है, ठीक है। और इसमें बाइल पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। और इसमें सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होता है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ भी सकता है कि बाइल में कौन कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है। ये याद रखने कि बाइल में कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है। और बाइल है वो फैट्स को इमल्सिफाई करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से वो स्मॉल मिसल में कन्वर्ट होता है और फिर एब्जॉर्ब करने में इसको अच्छे से इजीली एब्जॉर्ब होता है। और बाइल लाइपेसेस को भी एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। देखो इस साइड प्रोटीन्स या बाकी न्यूट्रिएंट्स दिए हैं, और इसमें दिए हैं कि एंजाइम्स कौन से एक्ट करते हैं और यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बन जाता है, वो आप खुद देख लेना, ठीक है। अब फाइनली क्या होता है कि जब सारा डाइजेशन ख़त्म होता है ना, तो जो इंटेस्टाइन का खुद का जूस है सकस एंटेरिकस, वो फाइनल डाइजेस्टिव प्रोडक्ट पे एक्ट करता है और उनको अपने कॉन्स्टिट्यूएंट माइक्रोमोलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है, जैसे डाइपेप्टाइड्स को अमीनो एसिड्स में, माल्टोज को ग्लूकोज एंड ग्लूकोज में। ऐसे ही बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स को ये अपने में कन्वर्ट करता है, ठीक है। देखो जो डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में फिनिश होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में मैक्सिमम डाइजेशन फिनिश होता है, और फिर एब्जॉर्प्शन जीजुनम और इलियम में ख़त्म होता है, ठीक है। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन से अनडाइजेस्टेड फूड और अनअब्जॉर्ब्ड फूड होता है, वो फिर लार्ज इंटेस्टाइन तक पास ऑन हो जाता है, ठीक। लार्ज इंटेस्टाइन का कोई सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। ये क्या करता है कि ये सम वाटर मिनरल्स और सर्टेन ड्रग्स को एब्जॉर्ब करता है, और ये भी म्यूकस को सिक्रेट करता है, जो ये वेस्ट मटेरियल है ना, उनको एक साथ एडहियर करता है, कि मतलब कि उनको एक साथ जमा करता है और एक बॉल टाइप बनाता है, जो कि फिर इजेक्शन के लिए रेडी हो, ठीक है। और ये इसको लुब्रिकेट करता है फिशेस को, ताकि इजीली ये आउटसाइड ऑफ द बॉडी बाहर निकले, ठीक है। और जो फिशेस क्या है, वो अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब्ड फूड है। और जो ये अनडाइजेस्टेड फूड है ना, जो फिर अडहियर होके वेस्ट बन जाता है, फिशेस बन जाता है, ये इलियोसिकल वेल्व के थ्रू सीकम में चला जाता है, और सीकम के थ्रू ये रेक्टम में चला जाता है, और रेक्टम में ये टेम्पोरेरीली स्टोर हो जाता है, और टिल डेफिकेशन, टिल के ये जब बाहर निकले, ठीक है। और जो बाकी इसमें रह गया है वो है डिजीज़ ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, वो आप खुद देख लेना। अब हम थोड़ा PYQ और कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखो पहला ही क्वेश्चन है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ठीक है। तो सेरोसा इज द इनर मोस्ट लेयर, गलत, क्योंकि सेरोसा आउटर मोस्ट है। इलम इज अ हाईली कॉइल्ड पार्ट, ठीक, जीजनम हाईली कॉइल्ड है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अराइजेस फ्रॉम डूडेनम, गलत, वो सीकम से अराइज होता है। इलियम ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, ये तो ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपको अभी पढ़ाया है। ये भी मैंने अभी आपको पढ़ाया कि ह्यूमन डेंटिशन की कंडीशन क्या है, वो है थिकोडॉन्ट, डाइफायोडॉन्ट और हेट्रोडॉन्ट, वो सेकंड वाला B पार्ट। ये याद रखना, इसका आएगा A पार्ट पेनिथ सेल्स, ठीक है।
इसमें लिखा है कि एक बेबी बॉय में कौन कौन से टीथ एब्सेंट होते हैं, जिसके 20 टीथ है। 20 टीथ मतलब कि इसके मिल्क टीथ होंगे। तो जो बेबी है उनके कौन से टीथ एब्सेंट होते हैं, प्रीमोलर्स, ठीक है ना, 2102। तो प्रीमोलर इसमें 0 होते हैं, तो इसमें प्रीमोलर एब्सेंट होते हैं, ठीक। विच आर द फॉलोइंग गार्ड्स द ओपनिंग ऑफ हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट इनटू ड्यूडेनम। इसका स्फिंक्टर ऑफ ओडे आएगा, मैंने पढ़ाया अभी आपको। ये क्वेश्चन देखो, वायर डू सर्टेन सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉर्मली ओकर इन द ह्यूमन बॉडी। कहाँ पे होता है, सीकम में, लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम में प्रेजेंट होता है, ठीक है। टू फ्रेंड्स आर ईटिंग टुगेदर ऑन डाइनिंग टेबल, मतलब कि दो दोस्त आपस में कुछ खा रहे थे और एक को कफिंग हुई, बताओ क्या हुआ होगा। इम्प्रॉपर मूवमेंट ऑफ एपिग्लॉटिस, ठीक है। एपिग्लॉटिस जब विंड पाइप को कवर करता है ना, अगर वो इम्प्रॉपरली उसको कवर करेगा ना तो फिर कफिंग आ जाता है, ठीक। ये क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द न्यूमर नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला, 2123 वाला होगा ये, ठीक है। द एंजाइम एंटीरोकाइनस हेल्प इन द कन्वर्जन ऑफ, एंटीरोकाइनस क्या करता है, वो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है ना। और ये देखो, हमें करेक्ट इनको मैच करना है। रेनिन, रेनिन क्या है, मिल्क प्रोटीन है, ठीक। एंटीरोकाइनस क्या है, वो ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट करता है ना, तो बी पार्ट। तो जिसका ए का थर्ड बी का फोर्थ होगा, ए का थर्ड बी का फोर्थ। ऑक्जेंटिक सेल्स मतलब कि ये फर्स्ट पार्ट, जिसका सी का फर्स्ट होगा तो ये ए वाला। देखो, आइडेंटिफाई द सेल्स हुज सिक्रेशन गैस्ट्रोइंटेस्टाइन को प्रोटेक्ट करता है, जिसका सिक्रेशन वो है गोबलेट सेल्स, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो ना म्यूकस को सिक्रेट करता है, ठीक है। द इनिशियल स्टेप इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क इन ह्यूमन्स इज कैरिड बाय, जब मिल्क डाइजेस्ट होता है तो इनिशियल स्टेप कौन कैरी करता है, लाइपेस, है ना, लाइपेस है ना मिल्क प्रोटीन। गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट्स कंटेन, जो छोटे बच्चे उनके गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, ये बी पार्ट, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है, इन स्टोमक गैस्ट्रिक एसिड इज सिक्रेटेड बाय, गैस्ट्रिक एसिड को कौन सा सिक्रेट करता है, गैस्ट्रिक एसिड किसको कहते हैं, एचसीएल को। एचसीएल को कौन सा सिक्रेट करता था, पैराइटल सेल्स को। इसका बी पार्ट आएगा 33 का। देखो, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन कि वन ऑफ द फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर मैचुरेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स इज, एरिथ्रोसाइट्स के लिए कौन सा फैक्टर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट है। देखो, मैंने आपको अभी बोला कि जो कासल इंट्रिंसिक फैक्टर है ना, वो विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, जो कि पैराइटल सेल्स सिक्रेट करता है। जो विटामिन B12 है ना, वही एरिथ्रोपोइसिस में हेल्प करता है, वही आरबीसी फॉर्मेशन में और उनके मैचुरेशन में हेल्प करता है। तो इसका आंसर विटामिन B12 आएगा। इसी के साथ हमारे आज के लेक्चर का एंड हुआ है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स तक ये पहुंचा दो, शेयर करो। थैंक यू।